तो अब हम लोग की चर्चा होगी परावर्ती दूरदर्शी की। ये परावर्ती दूरदर्शी क्या होता है भाई? अभी जो हम लोगों ने इसके पहले जो दूरदर्शी पढ़ा था उसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तक दूरदर्शी या अपवर्ती दूरदर्शी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्ती दूरदर्शी क्यों बोला जाता है? रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। वो इसलिए क्योंकि उसमें दोनों जो लेंस थे दोनों ने अपवर्तन के द्वारा प्रतिबिंब बनाया था। ठीक है, लेकिन जानते हैं क्या होता है? अपवर्ती दूरदर्शी जब हम लोग लेते हैं तो उसमें कुछ समस्याएं आती हैं। देखिए क्या क्या समस्या आती है और फिर उस समस्या को दूर करने के लिए वैज्ञानिक क्या उपाय करते हैं। देखिए पहली समस्या ये आती है, आपने प्रिज्म जब आपने पढ़ा तो आपने ये देखा कि भाई जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर गिरती है तो अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। सेम यही घटना लेंस से बने प्रतिबिंब में भी होती है। जानते हैं क्या होता है? श्वेत प्रकाश से प्रकाशित जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस द्वारा बनाया जाता है तो वो लेंस क्या करता है? आप याद करो ना, आपके पास ये फार्मूला था पतले लेंस वाला, 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2। याद है? यहां पर आप देख रहे होंगे कि n क्या है? लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है और f जो है वो लेंस की फोकस दूरी है। इतना सब लोग जान रहे हैं। अब आप ये देखो कि जब श्वेत प्रकाश का किरण है तो वो तो 7 रंगों का मिश्रण है और 7 रंगों के लिए लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक भी भिन्न भिन्न होगा। तो बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होगा, तो बैगनी रंग वाले के लिए फोकस दूरी सबसे कम होगी। लाल रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे कम है तो लाल वाले के लिए फोकस दूरी सबसे। तो जानते हैं क्या समस्या होती है कि जब आप श्वेत प्रकाश से प्रकाशित किसी वस्तु का लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाते हो तो वो प्रतिबिंब 7 कलर का बनता है। कितने कलर का? और 7 कलर का कैसे बनेगा? सबकी साइज अलग अलग होगी। सबसे छोटी साइज बैगनी वाले की होगी और सबसे बड़ी साइज जो है लाल वाले की होगी। सबसे पहला प्रतिबिंब बैगनी का बनेगा, सबसे लास्ट वाला लाल का बनेगा। तो ये जो घटना घटती है पहले सिलेबस में था, हटा दिया गया, इसको बोलते हैं वर्ण विपथन। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिक एब्रेशन। कि श्वेत प्रकाश से प्रकाशित किसी वस्तु का लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब रंगीन और अस्पष्ट होता है। इस घटना को क्या बोलते हैं? वर्ण विपथन बोलते हैं, क्रोमेटिक एब्रेशन। ठीक, एक समस्या तो भैया ये आ गई कि लेंस जो प्रतिबिंब बना रहा है वो रंग बिरंगा बन रहा है। तो कैसा दिखेगा? आप खुद ही सोच लो कि एक वस्तु आपके सामने रखी हुई है और उसका 7 रंग का प्रतिबिंब बन रहा है तो धुंधला हो जाएगा प्रतिबिंब। दूसरा प्रॉब्लम देखिए क्या होता है, चूंकि इस दूरदर्शी द्वारा बहुत दूर की वस्तुओं को आप देखते हो तो दूर से आने वाली प्रकाश की किरणें जो होती हैं बहुत क्षीण होती हैं। ठीक, तो प्रतिबिंब जो है लेंस द्वारा धुंधला बनता है। कभी भी आप देख लीजिए, लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण से बने प्रतिबिंब की तुलना में धुंधला ही होता है। उसका रीजन क्या होता है कि जो लेंस होता है उस पर जब प्रकाश की किरणें आकर के गिरती हैं तो कुछ भाग तो वो परावर्तित कर देता है, कुछ को वो अवशोषित कर लेता है और जो रेस्ट जो बचा हुआ है उसको अपने अंदर से गुजरने देता है। तो जो बची हुई प्रकाश की किरणें जो निर्गत हुई लेंस से वही प्रतिबिंब बनाती हैं, इसीलिए प्रतिबिंब इसका धुंधला बनता है। अब यहाँ दूरदर्शी में समस्या ये हुई कि इससे बहुत दूर की वस्तुओं को आप देख रहे हो तो भैया वहाँ से जो प्रकाश की किरणें आएंगी वो तो बहुत कम आएंगी, है ना? तो पता चला प्रतिबिंब बहुत धुंधला बनता है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बहुत बड़े साइज का लेंस लेते हैं। अब बड़े साइज का लेंस लेने का मकसद मेन क्या हुआ कि भैया वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश की किरणों को क्या करे? एकत्रित करे। अब बड़े साइज का लेंस बनाना एक बड़ा जटिल प्रक्रिया है। ठीक भैया, बड़े जितने आप मान लो 5 मीटर व्यास का आप लेंस बना रहे हो, उतने बड़े लेंस को बनाने के लिए आपको उतना बड़ा एक खांचा तैयार करना पड़ेगा। क्या उसको सांचा बोलते हैं ना, जिसमें ढाला जाता है। और उसके बाद जो है कांच को आपको पिघला करके उसमें डालेंगे आप, तो वो जब ठंडा होगा तो फिर वो लेंस बन करके तैयार होगा।
लेकिन इस प्रोसेस में क्या होता है कि जब कांच को पिघला करके और सांचे में डाला जाता है, तो जब वो ठंडा होता है तो पता चलता है कि जब ठंडा होने के बाद उसके बनने में लेंस के अंदर कुछ विकृति आ जाती है। विकृति आने का मतलब क्या हो गया कि जैसा शेप उसका बाहर से है सेम वैसा अंदर से नहीं रहता है। इस वजह से क्या होता है कि जब हम किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस द्वारा बनाते हैं तो प्रतिबिंब भी विकृत हो जाता है। विकृत होने का मतलब क्या कि जैसे आप किसी गोल वस्तु को लेंस द्वारा देख रहे हो तो उसका प्रतिबिंब गोल ना बन करके टेढ़ा में आड़ा चिपटा इस तरह का बन जाएगा। तो ये समस्या आती है। तीसरा जो लेंस का प्रॉब्लम होता है कि ये सब सिलेबस में पहले था लेकिन अब हटा दिया गया है, लेकिन वो हम आपको बताते हैं कि जैसे लेंस में हम लोग जनरली क्या होता है कि हम लोग ऐसे दिखाते हैं, मान लो ये हमारे पास लेंस है, तो देखो जो प्रकाश की किरणें जो हैं लेंस के किनारों पर गिरती हैं इनको हम लोग बोलते हैं सीमांत किरणें। क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेज। और जो प्रकाश की किरणें अक्ष के पास से गिरती हैं इनको बोलते हैं उपाक्षीय किरणें, पैरेक्सियल रेज। तो जो सीमांत किरणें होती हैं, अब हम लोग तो ये सोचते हैं कि भैया सबके लिए सेम फोकस होगा, लेकिन ये देखा गया है कि नहीं, जो सीमांत किरणें होती हैं वो नज़दीक फोकस हो जाती हैं और उपाक्षीय किरणें जो होती हैं वो दूर फोकस होती हैं। ये पैरेक्सियल फोकस अलग और मार्जिनल फोकस तो अब होगा क्या समस्या आप जान रहे हैं कि अगर आपने लेंस के मुख्य अक्ष पर किसी बिंदु वस्तु को रखा तो उस बिंदु वस्तु से किनारे के भाग पे जो किरणें गिरेंगी पहले फोकस हो जाएंगी, मतलब पहले प्रतिबिंब बना देंगी, और जो बीच वाले भाग पर गिरेंगी वो तो रहेगा तो एक ठो पॉइंट की तरह से वस्तु, लेकिन उसका जो है अक्ष पर कई ठो पॉइंट की तरह से प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये जो घटना घटती है, ये जो लेंस का दोष होता है जिससे कि लेंस की मुख्य अक्ष पर रखी किसी बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब धब्बेदार और अस्पष्ट हो जाता है, इस दोष को बोलते हैं, कौन सा दोष? किसी को पता है? गोलीय विपथन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्फेरिकल एब्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो लेंस से बने प्रतिबिंब में ढेर सारे प्रॉब्लम आपने देखे। एक तो वर्ण विपथन होता है, दूसरा क्या हुआ, गोलीय विपथन हो जाता है, तीसरा क्या हो जाता है कि बड़े साइज का लेंस बनाया तो लेंस के अंदर जो है विकृति हो जाने की वजह से उससे बने प्रतिबिंब में भी विकृति हो जाती है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए फिर वैज्ञानिकों को कुछ को सोचना पड़ा कि ऐसा क्या किया जाए कि ये समस्या दूर हो जाए। तो इसके लिए इन लोगों ने कहा कि भैया एक काम करो, आप जो अभिदृश्यक बहुत बड़े साइज का आप जो लेंस ले रहे थे उसको हटा करके आप एक बड़े साइज का अवतल दर्पण ले लो। क्या ले लो? अब अवतल दर्पण लेने से क्या क्या फ़ायदे हो गए? पहला नंबर ये कि दर्पण से बने प्रतिबिंब में कभी भी वर्ण विपथन का दोष नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भैया उसमें प्रतिबिंब जो बनता है वो दर्पण के पृष्ठ से ही परावर्तित होकर के हो जाता है ना। तो भाई जब माध्यम बदलेगा तब ना वर्ण विपथन होगा। यहाँ तो माध्यम बदला ही नहीं, जिस माध्यम से गया था उसी में परावर्तित होकर आ गया। तो पहला फायदा तो ये हो गया। अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब में गोली विपथन का दोष होता है। उसमें भी क्या होगा, जो किनारे पे गिरेंगी किरणें वो पहले मिल जाएंगी, जो बीच में गिरेंगी वो। इस समस्या को दूर करने के लिए लोग अवतल दर्पण हटा करके उसकी जगह पर परवलयाकार दर्पण ले लेते हैं। परवलय वही जो आप मैथ में पढ़े हो, पैराबोला। तो पैराबोलिक ले लेने से फ़ायदा ये होता है, ये पैराबोलिक शेप आपको याद होगा, ऐसे होगा। इसमें फ़ायदा ये होगा कि भाई जो प्रकाश की किरणें हैं चाहे किनारे गिरें चाहे बीच में गिरें, ये सब जानते हैं कहाँ जाके फोकस हो जाती हैं। आपको याद होगा परवलय का अपना एक नाभि होता है फोकस।
तो कहीं भी प्रकाश की किरणें गिरे मुख्य अक्ष के समांतर हैं तो सब आकर के यही फोकस पे ही मिल जाएंगी। तो परवलयाकार दर्पण की खास बात ये हो गई कि इसमें गोली विपथन का दोष भी नहीं होता है, और दर्पण से बना प्रतिबिंब तो वैसे भी लेंस की तुलना में ज़्यादा चमकीला होता है, लेकिन चूंकि वस्तु बहुत दूर है तो दर्पण से बना प्रतिबिंब भी बहुत ब्राइट नहीं बन पाता है। तो इसलिए हमको इसके भी साइज को क्या करना होता है, काफ़ी बड़ा करना होता है। लेकिन इसके साइज को बड़ा बनाने में अगर दर्पण के अंदर कोई विकृति रह भी गई तो हमारे प्रतिबिंब पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका रीज़न ये है कि भैया यहाँ तो प्रकाश की किरणें पृष्ठ से ही परावर्तित हो गई, तो अंदर अगर कोई विकृति होगी भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आई बात? तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक परावर्तक दूरदर्शी बना दिया है। क्या बनाया? तो परावर्तक दूरदर्शी की आइए रचना और क्रियाविधि देखी जाए। इसमें भी देखिए कहानी वही है कि किरण आरेख आपको बनाने आना चाहिए। देखिए इसमें स्टेप बाय स्टेप कैसे बन रहा है उसको थोड़ा समझिएगा। देखिए सबसे पहले इसमें क्या हुआ, एक बड़े आकार का, हम लोग शुरू में तो अवतलाकार ही बनाएंगे, बाद में लिख देंगे कि भाई गोली विपथन को दूर करने के लिए परवलयाकार दर्पण का यूज करते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप और जानते होंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों के बने प्रतिबिंब जो है गुण एक ही तरह से चलते हैं पूरे, है ना। तो इसीलिए जब उत्तल लेंस हटाए तो उसकी जगह किसको ले आए, अवतल दर्पण को ले आए। अब देखिए कोई वस्तु है जो कि कहाँ पर रखी हुई है, अनंत पे रखी हुई है। सामान्य आँख से हम लोग देख रहे हैं तो नहीं दिखाई दे रहा। उसे तो आधुनिक में बहुत स्टाइलिश सब बने हुए हैं, हर चीज़ का जानते हैं कि वैज्ञानिक जो है बड़ा मतलब मॉडर्नाइजेशन कर देते हैं तो देखने में अच्छा लगने लगता है। जैसे याद करिए स्प्रे करने के लिए बर्नौली के प्रमेय पर आधारित जो है स्प्रेयर, तो उसमें हम लोग जो समझाते हैं बर्नौली का प्रमेय वाला, तो आपको याद होगा रबड़ बॉल वाला दबा दबा के दिखाते हैं। और उसी पर आधारित जो स्प्रेयर जो किसान वगैरह पहले यूज करते, जो हम लोग वो होली में पिचकारी वाला, तो वो पिचकारी नहीं जो डायरेक्ट वाला होता है, वो नीचे जो जिसमें एक बर्तन होता है जिसके अंदर पाइप डूबा होता है और ऊपर से हम लोग स्प्रे करते हैं। अब आधुनिक में आप देखिए तो जो सेंट छिड़कने वाले जो आ गए हैं सीसी, तो उसमें आप देखोगे ऐसे ऐसे भी स्प्रे होता है, ऐसे ऐसे भी होता है। सिद्धांत सबका वही है लेकिन डिजाइन, है ना, तो बस वही चीज़ है। तो टेलीस्कोप भी बहुत तरह के वैज्ञानिकों ने बना दिए हैं, बहुत अच्छे अच्छे तरीके के। तो और इसीलिए रेट वाइज भी होता है, जितना बढ़िया क्वालिटी का आप जो है लेंगे टेलीस्कोप, उतना ही आपको अच्छे क्वालिटी का प्रतिबिंब भी दिखाई देगा। अब देखने को तो बच्चे मेला में घूमने जाते हैं तो वहाँ छोटा छोटा 10 रुपये 15 रुपये का मिल जाता है, और उसमें पता चलता है बस अपने मुंह देखिएगा और कोई दिखबो ना करेगा ना। अब वही आप देखेंगे कैनान उनान कंपनी वाले जो है वो सब बनाए हैं 10,000 20,000 30,000 लाख लाख रुपए के टेलीस्कोप बने हुए हैं। तो अब क्या होगा, ऐसे ऐसे टेलीस्कोप बना दिए हैं जिसमें कोई जो जो समस्या उनको समझ में आएगी, यार ये प्रतिबिंब बनने में ये प्रॉब्लम आ रहा है, इस समस्या को कैसे दूर किया जाए, तो उसके लिए उन लोगों ने उसका हल खोज लिया। तो उस तरीके से वो उसमें और अच्छा बनाते गए। तो जैसे नहीं होता है कि आप फ़ोटो खींचने के लिए आपने कैमरे खरीद लाए, तो एक कैमरा जो है आपको सोनी वाले भी देंगे, एक कैमरा जो है कैनान का भी आएगा, एक कैमरा सैमसंग का भी आएगा, हर कंपनी का आएगा, लेकिन आपको पिक्चर क्वालिटी में फ़र्क नज़र आने लगेगा। तो वही हम लोग क्या होता है कि भैया अरे सोनी वाला कितने का है, तो 50,000 का है, सैमसंग वाला कितने का है, 30,000 का है, तो फलाने कंपनी का कितने का, 10 वाला है, 10 वाला ही दे दो। और 10,000 वाला खरीद के लाएंगे तो गोरे को काला, काले को गोरा बना देता है। देखे हैं कि नहीं, कलर चेंज कर देता है वो। अब वो सब जो है एकदम नेचुरल कलर देते हैं। अभी जैसे एक दिन बात हो रहा था कि मोबाइल पे की बात हो रही थी कि अरे जैसे MI वाले जो है 20-20 हज़ार रुपये में 64 मेगापिक्सल कैमरा दे रहे हैं।
तो भैया 64 मेगापिक्सल का फ़ोटो एक ठो खींच लो इनके मोबाइल से। आप जो है सोनी का एक कैमरा लीजिए मात्र 5 मेगापिक्सल का, आप फ़ोटो खींचिए, आपको समझ में आ जाएगा कि 64 वाला अच्छा है कि 5 वाला। बात क्वालिटी की होती है, बात ये नहीं कि भैया कितना मेगापिक्सल लिख के हमको दे दिए। एप्पल वाले जो अपना वो मोबाइल वगैरह बनाते हैं वो कभी लिख करके नहीं देते हैं कि मेरा मोबाइल का जो कैमरा है वो 64 मेगा, उनका 5-10 पे रहेगा। लेकिन ज़रा उसका फ़ोटो खींचिए, इनके 64 मेगापिक्सल फेल हो जाएंगे उसके सामने। एकदम नेचुरल कलर देता है। यहाँ तो पता चला ये सब कैमरे हैं कि रेड वाले का खींचेगा तो ऑरेंज दिखा देगा, है ना, बहुत कलरें बदल देते हैं सब, ये सब चीज़ होता है। अच्छा, काले काले लोग बड़ा खुश होते हैं इस तरह के कैमरे से। वो हम देखते हैं ना, वो फ़ोटो खींचिए तो पता चला कि अरे अरे ऐसे तो बड़ा डार्क दिख रहा है, इसमें फ़ोटो बड़ा, अब वो बड़ा खुश होते हैं कि अरे हमारा तो कलर बदल दिया, अब इसको जो है प्रोफाइल पे लगाने में बड़ा अच्छा रहेगा, गोरे गोरे बिना पाउडर के पाउडर दिखेगा। देखिए, तो इसमें हम लोग जो है चूँकि वस्तु कहाँ पर रखी हुई है, अनंत पे रखी हुई है, तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, आपस में समांतर होती हैं। तो फिर वही जैसे उत्तल लेंस में होता है कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों का फोकस कहाँ होता है, जाकर के उसके फोकस तल पर। उसी तरह से ये अवतल दर्पण भी क्या करेगा, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को कहाँ एकत्रित करेगा, फोकस तल पर। फोकस तल समझते हैं ना, फोकस से होकर जाने वाली, अब मुख्य अक्ष के लंबवत तल को हम लोग फोकस तल कहते हैं। तो ये दोनों किरणें यहाँ से परावर्तित होंगी। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, याद रखिएगा। अब ये परावर्तित होकर के कहाँ जाके मिलने वाली थी, फोकस तल पर। लेकिन हम करेंगे क्या कि फोकस तल से पहले ही एक समतल दर्पण रख देंगे। क्या रख देंगे, और ये समतल दर्पण जो है अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष से 45 डिग्री के कोण पर रखा होगा। ठीक, ये दर्पण M2 हो गया। ये दोनों किरणें टकराई यहां पर आकर के, ठीक। अगर ये वाला दर्पण ना होता तो ये आगे जाकर के इसका आगे कहीं प्रतिबिंब बना देती, लेकिन हमको आगे प्रतिबिंब बनने नहीं देना, हमारा व्यवस्था कुछ और है। तो अब ये दोनों किरणें यहां से परावर्तित होंगी। ठीक, ये देखिए दोनों किरणें परावर्तित किरणें आकर के यहां मिल गई। ठीक, तो इस वस्तु AB का प्रतिबिंब जो इधर कहीं बनना था वो इधर अब बना देगा। तो अब उसको हम लोग बना लें। तो वस्तु AB का एक वास्तविक और छोटा सा प्रतिबिंब A1 B1 बन गया। देख रहे हैं, इसको रेड से ही रहने दीजिए ताकि समझ में आए कि भैया इसने बनाया था। ठीक, अब हमारा नेत्रिका आएगा, वही उत्तल लेंस, और वो इस तरह से होगा कि ये जो समतल दर्पण ने जो प्रतिबिंब A1 B1 बनाया वो नेत्रिका के प्रथम फोकस के अंदर आ जाए।
ठीक। अब नेत्रिका के प्रथम फोकस के अंदर ये वस्तु आ गई, तो अब ये क्या करेगा, इसका आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब सामने बनाएगा। फिर वही काम करिए, एक प्रकाशीय किरण को कहाँ से ले जाएंगे, पीछे डैश डैश करके जहाँ प्रतिबिंब बनाना है वहाँ तक ले जाइए। स्केल रख करके मिलाया जाता है, बिल्कुल सीधा रहे। और दूसरा वाला जो है यहाँ से, ये जो बाकी दो हैं इनको भी तो इस तरीके से आप देखें तो ये A1 B1 का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब A2 B2 बन गया। तो ये परावर्ती दूरदर्शी में क्या होता है, किरण आरेख बनाना सबसे महत्वपूर्ण होता है कि सही सही आपसे किरण आरेख बन जाए। ठीक है, आप यहाँ से देखते हैं इसको, मतलब ये एडजस्टमेंट ऐसे होता है, आप ऐसा नहीं कि सोचें नीचे से बैठ करके आप देखेंगे, वो सेटिंग ऐसे होता है, इस तरह से बना होता है कि आप सामने से ही देखेंगे, बाकी व्यवस्था सब, क्योंकि ये जो टेलीस्कोप होते हैं ना, ये उठा करके आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हैं। ये जो आप देख रहे हो ये दर्पण, जो आधुनिक में जो सबसे बड़ा जो परावर्ती दूरदर्शी है, उसके द्वारक का व्यास 5 मीटर है। 5 मीटर मतलब समझिए जैसे आपकी हाइट 1.25 मीटर है, तो आपका लगभग 3 गुना हो जाएगा, आपके 3 गुने हाइट का होगा। तो उसको उठा करके आप नहीं ले जाएंगे, वो कहीं सेट रहता है, वहीं से आपको जो है देखना होता है। ठीक, और इसमें जो है फार्मूला वगैरह अलग से डिराइव नहीं होता है, बस इसमें सीधे ये याद रखिए कि अगर अवतल दर्पण की फोकस दूरी है FO, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, और नेत्रिका की फोकस दूरी अगर FE है, और अंतिम प्रतिबिंब श्रांत नेत्र के लिए अनंत पे बन रहा हो, तो इसका आवर्धन क्षमता का फार्मूला हो जाता है M बराबर FO/FE। तो ये जो है बोर्ड के एग्जाम में ज़्यादा आता है कि परावर्ती दूरदर्शी की रचना और क्रियाविधि समझाइए और किरण आरेख बना करके इसके अपवर्ती दूरदर्शी की तुलना में लाभ बताइए। तो जो शुरू में हमने आपको कंपेयर करके बताया था कि उसमें वो प्रॉब्लम होता है, इसमें ये नहीं होता, वही है। समझ में आई बात? तो इस तरीके से हम लोगों का जो है प्रकाशी के यंत्र वाला कहानी समाप्त हो गया।